नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल लर्निंग माइंड। तो आज की इस जो हमारी चर्चा है वो हम जो चर्चा का मुख्य बिंदु है वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। हम इस एक्ट के बारे में एक सामान्य जानकारी साझा करेंगे जो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण एवं रुचिपूर्ण रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस बीएसए को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को। तो दोस्तों, जो ये जो एक्ट है इसको जो है प्रेसिडेंट द्वारा असेंट मिली गई 25 दिसंबर 2023 को, और जो इस एक्ट की एनफोर्समेंट डेट है वो है 1 जुलाई 2024। ठीक है। और 1 जुलाई 2024 से ये कमेंस हो गया है। और इसको जो बोला जाता है लैक्स फोरी बोला जाता है कि लैक्स लॉ ऑफ फोरम। ये जो एक्ट है ये जो एक्ट है ये इसमें टोटल 170 सेक्शन है, और इसमें ये 4 भागों में डिवाइडेड है, और इसमें टोटल 12 अध्याय हैं, 12 चैप्टर्स हैं, 4 पार्ट में डिवाइडेड हैं, और टोटल जो सेक्शंस है वो 170 है, और शेड्यूल है एक। तो जो इसके पार्ट हैं जो 4 भागों में डिवाइड किया गया है, इसका पहला पार्ट है प्रीलिमिनरी, दूसरा जो पार्ट है इसका वो है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, तीसरा जो इसका पार्ट है वो है ऑन प्रूफ, चौथा जो पार्ट है वो है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की क्या क्या चीज़ कि ये पहला हो गया प्रीलिमिनरी, दूसरा हो गया रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट कि क्या क्या जो आपके पास फैक्ट जो आपके पास साक्ष्य हैं वो रेलेवेंट होंगे, आप वाले ही साक्ष्य देंगे जो रेलेवेंस होंगे उस फैक्टिंग इशू से और रेलेवेंसी ऑफ और जो है रेलिवेंट फैक्ट से। तीसरा है ऑन प्रूफ कि क्या क्या चीज़ प्रूफ करनी है, कैसे करनी है, कौन करेगा। तो और चौथा है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस की जो भी एविडेंस प्रोड्यूस किया जाएगा उसका इफेक्ट क्या क्या रहेगा। और जो 12 चैप्टर हैं वो 12 चैप्टर, पहला हो गया आपका प्रिलिमिनरी, दूसरा हो गया आपका रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, तीसरा जो चैप्टर हो गया आपका वो है ऑन प्रूफ, चौथा है ओरल एविडेंस, पांचवा है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, छठा है एक्सक्लूजन ऑफ ओरल एविडेंस बाय एक्सक्लूजन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय ओरल एविडेंस कि मतलब हम ओरल एविडेंस मतलब कहाँ कहाँ पर को हम लोग ओरल एविडेंस को हटा लेंगे, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा। तो सातवां जो है चैप्टर है वो है बर्डन ऑफ प्रूफ कि बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास रहेगा हमेशा, कौन उसको साबित करेगा चीज़ों को। आठवां जो है वो है स्टॉपल मतलब रोक लगाना किसी चीज़ पे। और नौवां जो है वो है विटनेस। 10वां है चैप्टर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की जो विटनेस है उनका एग्जामिनेशन किस प्रकार होगा। 11वां है इम्प्रॉपर एडमिशन जो हमें बताता है। और 12वां है रिपील वाला जो सेक्शन 170 हमें समझा था। 170 जो ये कहता है कि हमने जो है ये इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य अब इसको रिप्लेस करके इसका जो हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम से रिप्लेस कर दिया है। अब हम इसमें मोटी मोटी जानकारी प्राप्त करते हैं। जो सेक्शन 1 हमें बताता है कि जो ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये एफिडेविट पे एप्लीकेबल नहीं रहता, और जो है आर्बिट्रेशन पे प्रोसीडिंग्स पे भी एप्लीकेबल नहीं होता। और सेक्शन 2 जो इस एक्ट का है वो हमें बताता है डेफिनेशंस कि जैसे डेफिनेशन बताता है कि कोड क्या है, जैसे और क्या बोलते हैं मे प्रिज्यूम क्या होता है, शैल प्रिज्यूम क्या होता है, कोड किस किस चीज़ में शैल प्रिज्यूम करेगी, मतलब डेफिनेशन क्या क्या है, रेलेवेंस किसे कहते हैं, डॉक्यूमेंट किसे कहते हैं सेक्शन 2 में। और डिस्प्रूव क्या है, डॉक्यूमेंट क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ का क्या क्या है, एविडेंस मतलब क्या होता है। सेक्शन 2 है उसमें डेफिनेशंस लिखी है मोटी मोटी, बस बात खत्म। ठीक है। तीसरा जो हमें ये बताता है कि हम बात करेंगे अब डॉक्यूमेंट की। जो सेक्शन हमें 2D बताता है, जो अभी तक परिभाषा बताई गई थी कि कोर्ट क्या है, कोर्ट मतलब सारे के सारे जजेस, सारे के सारे मजिस्ट्रेट या पर्सन जो अलग जो एक्सेप्ट किसके होंगे, एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स होंगे या लीगली ऑथराइज्ड होंगे टू टेक एविडेंस के, हमने उनको जो है उनके सिवाय। तो सेक्शन 2D हमें बताता है डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। डॉक्यूमेंट हमें को बताता है कि रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए, कोई भी मार्क, कोई भी साइन, कोई भी लेटर, कोई भी फिगर, कोई भी डिजिटल रिकॉर्ड, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट की परिभाषा के अंदर सम्मिलित होंगे। तो ये हमें बताता है एविडेंस क्या है। 2F हमें बताता है फैक्ट क्या है कि फैक्ट मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है, जो भी एग्जिस्टिंग थिंग है वो सब फैक्ट है। फैक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया मटेरियल फैक्ट, एक हो गया मेंटल फैक्ट। मटेरियल फैक्ट आप जानते हैं कि कोई भी फिजिकल फैक्ट हो गया। जो मटेरियल फैक्ट है वो आपका फिजिकल फैक्ट भी हो सकता है और एक्सटर्नल फैक्ट भी हो सकता है, मतलब जिसको आप महसूस करते हैं अपनी सेंस ऑर्गन्स के द्वारा, उसको बोलते हैं मटेरियल फैक्ट। और मेंटल फैक्ट वो होते हैं जिसको आप साइकोलॉजिकल फैक्ट द्वारा और या तो इंटरनल फैक्ट द्वारा या जो स्थितियाँ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उनके द्वारा प्रूफ किया जाता है जिनको, जैसे कि इंटेंशन, मोटिव क्या है,
गुडविल, नॉलेज में है ही नहीं है, ये सारे के सारे मेंटल फैक्ट हो गए। और 2G हमें जो सेक्शन 2 सब जो जी हमें डेफिनेशन बताती है, वो बताती है कि फैक्ट इन इशू किसको बोला जाता है। फैक्ट इन इशू मतलब फैक्ट इन इशू मतलब विवाद की जो विवादित बिंदु है, वो जो विवादित पॉइंट है, उसी को कहते हैं फैक्ट इन इशू, जिसमें एजेक्टेड बाय वन पार्टी, और जिसमें एक पार्टी कुछ कहती है और दूसरी पार्टी उसको डिनाई कर दिया है। तो जिस मुद्दे पे डिनाई और आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी को बोलते हैं फैक्ट इन इशू। ठीक है। अगला एविडेंस क्या है कि एविडेंस किसको बोला जाता है, सेक्शन 2 ही हमें बताता है। एविडेंस मतलब ओरल एविडेंस भी हो सकता है, डॉक्यूमेंट एविडेंस भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी, डिजिटल रिकॉर्ड में भी हो सकता है। एविडेंस आपका डायरेक्ट एविडेंस भी हो सकते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोटी मोटी कि प्राइमरी एविडेंस भी हो सकते हैं, वो सेकेंडरी एविडेंस भी हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, पर्सनल एविडेंस हो सकते हैं, ओरिजिनल हो सकते हैं, हेयरसे एविडेंस हो सकते हैं। और उसके बाद ये तो हो गया चैप्टर 1 जो हमें बताता है। अब है चैप्टर 2। चैप्टर 1 में प्रिलिमिनरी में हमने देखा 2 सेक्शंस हो गए ना आपके। पहला हो गया कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या क्या है और इसके अंदर डेफिनेशंस क्या क्या हैं। अब है चैप्टर नंबर 2 जो शुरू होता है सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 के बीच में। सेक्शन नंबर जो चैप्टर 2 है वो हमें बताता है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट, कि क्या क्या जो फैक्ट होंगे वो रेलेवेंट होंगे। तो हमें सेक्शन नंबर 3 बताता है कि जो एविडेंस होगा वो फैक्ट इन इशू पे जो भी साक्ष्य होगा वो फैक्ट इन इशू पे दिया जाएगा। फैक्ट इन इशू वही जिस पे बहस मतलब जो एक मुद्दे का केंद्र है उस पे दिया जाएगा, तो वो रेलेवेंट होगा। और सेक्शन 4 बात करता है रेस गेस्टे की, कि जितनी भी चीज़ें हुई है वो सारे की सारे एक ही ट्रांजैक्शन के पार्ट हैं। सेक्शन 4 हमें बताता है रेस गेस्टे। तो जो रेस जो ये जो रेस गेस्टे होता है ये भी रेलेवेंट होता है। इसका भी जो है एविडेंस जो है रेलेवेंट होता है। और जो रेस गेस्टे है ये एक्सेप्शन है हेयर से एविडेंस का। हेयर से एविडेंस मतलब होता है जो हमने कहा, जो सुनी सुनाई बातें जिसको होती है ना, जो सुने सुनाए साक्ष्य होते हैं, वो हेयर से एविडेंस होते हैं। और सेक्शन 5 है वो हमें बताता है कि ऑकेशन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि आपने अगर कोई ऑकेशन हुआ है उस पर, और जो मतलब उससे क्या प्रभाव पड़ा, क्या कारण हुआ उस ऑकेशन के होने से, तो जितने भी चीज़ें आप प्रस्तुत करेंगे वो सारे के सारे रेलेवेंट होंगे। छठा हमें बताता है मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट का। कंडक्ट आपका कैसा हो सकता है, ऐसा कहते हैं कि जो मेंसरिया मतलब बिना मेंसरिया के कोई भी अपराध नहीं होता। तो मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट, वो कंडक्ट आपका सब्सिक्वेंट भी हो सकता है और प्रीवियस भी हो सकता है। तो ये अगर इनसे संबंधित आपने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं तो ये सारे के सारे साक्ष्य रेलेवेंट होंगे। अगला है सेक्शन 7 हमें बताता है आइडेंटिफिकेशन परेड। आइडेंटिफिकेशन परेड ये वैसा ही है जैसे कि आपने मूवियों में देखा होगा कि पहचान इनमें से कौन था जो शाम को चोरी करने के लिए आया था। तो जिसने जो 10 गुंडे खड़े करे होते हैं उसको तो एक जो पहचानते हैं, जो मतलब जो खड़े करने की जो प्रोसेस है, सेक्शन 7 बताता है इंडियन एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम की आइडेंटिफिकेशन परेड के हमें बारे में बताता है। और सेक्शन 8 हमें बताता है कॉन्स्पिरेसी हो गया, और और प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी क्या क्या है। सेक्शन नंबर जो 9 बताता है वो हमें बताता है प्ली ऑफ एलिबाई। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब ये है जैसे कि अभी मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ और अगर मुझसे कोई कहता है कि अभी तो आप मार्केट में हो, तो मैं ये कह सकता नहीं, मैं मार्केट में कैसे रहूँगा, अभी तो मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ ना। तो ये इसको बोलते हैं प्ली ऑफ, मतलब ये है एलिबाई। तो मतलब एक ही 2 जगहों पे सिंगल आदमी मौजूद नहीं रह सकता। तो ये हमें बताता है सेक्शन 9 प्ली ऑफ एलिबाई, है ना। जिस वक्त मर्डर हुआ उस वक्त तो मैं इंडिया के बाहर था। अगर जो है आरोप लगते हैं, आरोप लगने के टाइम पे उसी व्यक्ति पे आरोप कैसे लग सकते हैं जहाँ पर जिसने यहाँ कृत्य किया और वही व्यक्ति बाहर से बाहर था। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना। तो सेक्शन 9 जो बताता है प्ली ऑफ एलिबाई, इसको कहते हैं। सेक्शन नंबर 10 हो गया कि अमाउंट ऑफ डैमेजेस हमें बताता है कि, और अमाउंट ऑफ जो डैमेजेस होता है ये सिर्फ सिविल केसों में ही होता है, बस हो गया। 12 हमें बताता है सेक्शन 12 फैक्ट क्या होते हैं। 13 हो गया एक्सीडेंटल हो गया, और जो है इंटेंशनल जो हो गया, इससे भी संबंधित अगर कोई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं तो ये भी क्या होता है, रेलेवेंट होता है। सेक्शन 15 से लेकर 25 बात करता है एडमिशन और कन्फेशन की। सेक्शन 15 में एडमिशन डिफाइन करा गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। 16, 17, 18 हमें ये बताता है कि कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकता है, ठीक है ना। सेक्शन 19 हमें बताता है कि एडमिशन कब रेलेवेंट होता है। अगर एडमिशन सिर्फ तभी रेलेवेंट होगा जब वो ऐसा एडमिशन होगा जो सेल्फ हार्मिंग होगा। और सेक्शन नंबर 20 हमें बताता है कि ओरल एविडेंस रिलेटिंग टू
डॉक्यूमेंट्स। और सेक्शन 21 बताता है कि एडमिशन सिविल केसों में कैसे होगा। सेक्शन नंबर 25 हमें बताता है कि एडमिशन जो है कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, इट इज़ जो एडमिशन होगा ये कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता, ये सिर्फ कार्य करता है स्टॉपल के रूप में, बस हो गया। ठीक है। लेकिन जब एडमिशन हुआ, जिस किसी ने एडमिट तो कर दिया, तो क्या वो उसको वो रेलेवेंट होगा, लेकिन वहाँ पर को हम सेक्शन 26 ये भी हमें बताता है कि हम देखेंगे कि एक्सेप्शन डाइंग डिक्लेरेशन हो गया। ऐसा कहते हैं कि जब आदमी मरता है तो वो हम अपने जिससे मिलने वाला होता है ऊपर परमात्मा परमेश्वर से, उससे पहले मिलने से पहले कभी वो झूठ नहीं बोलता। तो ये देखा जाता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या है उस वक्त, मतलब, और क्या वो गैस्ट्रिक मतलब उसी घटना से रिलेटेड है या नहीं है। तो स्टेट ऑफ माइंड अगर देखा जाता है कि क्या ये उस टाइम सक्षम था हर चीज़ को बताने के, या कुछ भी बोला, तो देखे स्थितियाँ देखी जाती है एडमिशन की। और अगर हम कन्फेशन में बात करें, कन्फेशन क्या होता है, तो कन्फेशन दो प्रकार से किया जा सकता है। कन्फेशन एक एक्यूज्ड के द्वारा, आरोपी के द्वारा, और एक को एक्यूज्ड के बारे में भी। जो को एक्यूज्ड का कन्फेशन है वो सेक्शन 24 में बताया गया है, और जो एक्यूज्ड का कन्फेशन है वो रेलेवेंट कब होता है और इररेलेवेंट कब होता है। वो रेलेवेंट अगर कोई भी कन्फेशन पुलिस ऑफिसर के सामने दिया जाता है तो वो इररेलेवेंट होता है। एक कोई भी कन्फेशन पुलिस कस्टडी में दिया जाता है तो वो इररेलेवेंट होता है। कोई भी कन्फेशन अगर आपको डरा के, इंड्यूसमेंट करके, थ्रेट करके, प्रॉमिस करके, हाँ भाई बता दे मैं तुझे छोड़ दूंगा, ऐसे, ये सब क्या है, इरेलीवेंट है। ठीक है। और ये रेलेवेंट कब होगा, जब आप कन्फेशन दे रहे हैं और इमीडिएट प्रेजेंस में दे रहे हैं, किसके, मजिस्ट्रेट के। एक और दूसरा, जो आप पे दबाव बनाया गया था, इंड्यूसमेंट था, थ्रेट था, प्रॉमिस था, इन सब इसको हटाने के बाद, अगर इसको हटा दिया जाए उसके बाद जब आप कन्फेस करेंगे तो वो रेलेवेंट होगा। और दूसरी चीज़, अगर उसमें डिस्कवरी पाई जाती है, जैसे कि ए ने बी को मारा, ए ने बताया, कन्फेशन करा कि चाकू तो ऊपर स्लीप में रखा हुआ है, और अगर पीओ ने, पुलिस ऑफिसर ने देखा और वहाँ से चाकू डिस्कवर हो गया, तो जहाँ तक जो पार्ट आपके कन्फेशन का जिसमें डिस्कवरी हुई है वो रेलिवेंट होगा। सेक्शन नंबर 22 हमें बताता है कि कन्फेशन क्या है, इंड्यूसमेंट, थ्रेट, कोएर्सन, प्रॉमिस, इरेलीवेंट, अगर जिसमें आपके ये सब चीज़ें हुई है, ये सब क्या है, इरेलीवेंट है। और सेक्शन 23 पुलिस ऑफिसर, कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट रिलेवेंट। सेक्शन धारा 23 बोल रही है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कि पुलिस ऑफिसर के द्वारा सामने दिया गया कोई भी जो कन्फेशन है वो इरेलीवेंट होता है पुलिस कस्टडी में। सब सेक्शन 2 इसमें प्रोविज़ो है जो हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी किसी प्रकार की डिस्कवरी होती है तो उसका वो पार्ट है वो रेलेवेंट बन जाएगा। और सेक्शन 26 जो 26 है, 26 का ए हमें बताता है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में कि डाइंग डिक्लेरेशन के समय पर दिया गया जो आपका एविडेंस होगा, जो आपका स्टेटमेंट होगा, वो भी क्या होगा, रेलेवेंट होगा। ठीक है। सेक्शन 34 हमें बताता है मोटा मोटा रेस्ट ड्यूटी काटा गया है, डबल जॉबार्डी क्या है, कि अगर अगर रेस्ट ड्यूटी काटा तो हो गया कि अगर सेम केस पे सेम फैक्ट प्रस्तुत किए करेंगे तो हम सेम ऑर्डर देंगे, तो ये तो रेस्ट ड्यूटी काटा हो गया। और तो इससे संबंधित भी अगर सेम केस से संबंधित कोई सेम फैक्ट से संबंधित कोई प्रीवियस केसेस थे तो उसके जो ऑर्डर्स होंगे या उसके जो फैक्ट होंगे वो भी उसमें रेलिवेंट होंगे। सेक्शन 35 हमें बताता है कंक्लूसिव प्रूफ, कि कंक्लूसिव प्रूफ किसको बोलते हैं। देखिए सेक्शन 35 और सेक्शन 116 हमें कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में, कंक्लूसिव प्रूफ मतलब वो चीज़ें, वो प्रूफ जिनके बारे में आपको कोर्ट को बताने की ज़रूरत नहीं होती है, कोर्ट से खुद ही मान लेता है। जैसे सेक्शन 35 सेक्शन 35 पता है रेलेवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट और जुडिस्डिक्शन, ये कंक्लूसिव प्रूफ होते हैं। मतलब कोई भी चीज़ जैसे मैट्रीमोनियल होगी, प्रोबेट होगी, एडमिरलिटी हो गई, या इंसॉल्वेंसी जुडिस्डिक्शन हो गया, इसमें कंक्लूसिव प्रूफ होता है। और 116 जो सेम हमें बताता है कि बर्थ ड्यूरिंग मैरिजेज कंक्लूसिव, अगर ए और बी की शादी हुई है, सी उनका अगर शादी के बाद बच्चा होता है, तो ये कोर्ट को बताने की जरूरत नहीं है कि ये जो बच्चा है ये ए और बी का ही हुआ है, तो इसमें कई कंक्लूसिव प्रूफ कोर्ट मान लेता है, उसको बोलते हैं ये। लेकिन अगर इसमें कंडीशन है, अगर जो चाइल्ड है 280 अगर मैरिज डिसॉल्व हो गई, मैरिज ख़त्म हो गई और उसके बाद जो चाइल्ड होता है 280 दिन के बाद, तो वो क्या होगा,
क्या वो रेलिवेंट होगा, मतलब वो क्या वो कंक्लूसिव प्रूफ होगा? नहीं, वहाँ पर को आपका क्वेश्चन अराइज हो जाएगा। या अगर एक्सेस नहीं है, वहाँ पर को कंक्लूसिव प्रूफ भी नहीं माना जाएगा। जैसे अगर हस्बैंड है वो रहता है कहीं बाहर और एक्सेस नहीं हो, एक साल से वाइफ के संग एक्सेस नहीं हो पाया है, तो उसके बाद जो चाइल्ड जो बच्चा जन्म लेगा तो क्या वो एक ही होगा? तो ये जो सारे, तो इसमें यहाँ पर को कंक्लूसिव प्रूफ नहीं लगेगा, तो यहाँ पर को ये इसके अपवाद हैं। और सेक्शन 38 हमको बताता है कि जजमेंट ऑब्टेन्ड बाय इनकॉम्पिटेंट फ्रॉड कोर्ट आर रेलिवेंट, कि अगर कोई भी जजमेंट आ गया उस कोर्ट ने दे दिया भाई, जो उसकी जो सक्षम न्यायालय था ही नहीं, जो इनकॉम्पिटेंट था और फ्रॉड के द्वारा दिया गया था, तो वो सारे के सारे साक्ष्य भी यहाँ पर को क्या होंगे? रेलिवेंट होंगे। कभी कभी क्या होता है तीसरे सेक्शन 39 हमें बताता है एक्सपर्ट ओपिनियन, है ना। जैसे कभी कहते हैं कि कुछ चीज़ घटना हुई है, जाइए इसको बुला के लाइए, डॉक्टर साहब इसमें क्या हुआ होगा, इसकी मृत्यु का कारण क्या रहा होगा? डॉक्टर कहता है मेरे इसकी जो ये है ये हमें बता दी, संकेत देती है कि इसकी जो मृत्यु हुई है वो जहर खाने से हुई है, या ये जो चेक है 1 करोड़ रुपए का, क्या इसमें इसके साइन है? फिर एक्सपर्ट ओपिनियन आता है कि हाँ ये जो साइन है इससे इसको मिलाया जाता है। तो कभी कभार जो ओपिनियन है कि वो जो थर्ड पर्सन हमें ओपिनियन देता है वो कब रेलेवेंट होता है, तीसरा व्यक्ति। तो ओपिनियन 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया एक्सपर्ट ओपिनियन, एक हो गया ऑर्डिनरी ओपिनियन। एक्सपर्ट ओपिनियन दिया गया है सेक्शन 39 और सेक्शन 40 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। एक्सपर्ट ओपिनियन आप ले सकते हैं कोई भी फॉरेन लॉ से, साइंस और आर्ट से संबंधित, या हैंड राइटिंग से संबंधित, और फिंगर इंप्रेशन से संबंधित। और जो ऑर्डिनरी ओपिनियन हो गया आपका, ऑर्डिनरी ओपिनियन सेक्शन 41, 42, 43, 44 बता रहा है, जैसे हर जिसमें आपको एक्सपर्टीज होने की जरूरत नहीं है। अगर 1 करोड़ के चेक का क्वेश्चन है, तो उसमें जो राइटिंग पहचानने की बात आएगी वो एक्सपर्ट ही पहचानेगा ना। और अगर जैसे मृत्यु का कारण क्या है, अगर फांसी, अगर ए का सुसाइड हुआ है, मान लिया जाए कि वो पंख से लटक के मरा है, लेकिन अगर पोस्टमार्टम में पाया गया कि जो कॉज ऑफ डेथ है वो पंख से लटकना नहीं है जबकि पॉइजन से मरना है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन वहाँ पर को मायने तो मैटर करता है। लेकिन ऑर्डिनरी ओपिनियन क्या कहता है कि हर कोई दे सकता है। जैसे कि अगर कोई मोहल्ला है, वहाँ पर को ए नाम का व्यक्ति कह रहा है कि हाँ मैंने इन दोनों को यहाँ देखा, ये लोग तो लिविंग में रहते थे, ये हस्बैंड वाइफ की तरफ शायद रहते थे, मांग में सिंदूर भरती थी। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो है ऑर्डिनरी हैं, मतलब इसमें ये कस्टम्स हो गया, राइट्स हो गया, हैंड राइटिंग, सिग्नेचर। अरे मैं हूँ, मुझे पता है ना कि मेरे क्लास के हर एक बच्चे की हैंड राइटिंग कैसी है, तो इसमें मुझे एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर को मैं किसी एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को बुला के नहीं लाऊंगा, तो मैं देख के बता दूंगा कि ये जो पन्ने में लिखा हुआ है, ये जो कॉपी में लिखी गई हैंड राइटिंग, ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो बताना है यही ऑर्डिनरी ओपिनियन है। सेक्शन 39, 40 किसकी बात करता है? एक्सपर्ट ओपिनियन की। 41, 42, 43, 44 बात करता है ऑर्डिनरी ओपिनियन की, ठीक है ना। और अब हम बात करते हैं 40 से 40 वन कैरेक्टर कब रेलिवेंट होता है। 46, 47, 48, 49, 50। देखिए जो सिविल केसों में कैरेक्टर कब रेलेवेंट होगा वो हमें बता रहा है धारा 46 और 50 सिविल केसों में। जैसे डेफेमेशन हो गया ना, मानहानि का दावा हो गया, या जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस होता है उसको, वो जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस कितना हुआ है, ये 46 और 50 बता रहा है सिविल केसों में। और वहीं अगर हम क्रिमिनल केसों की बात करेंगे कि जैसे कैरेक्टर आपका रेलेवेंट, जैसे अगर 47, 48, 49 हमें बताता है कि जो गुड कैरेक्टर है वो रेलेवेंट होता है और जो बैड कैरेक्टर है वो इरेलीवेंट होता है। लेकिन अगर आप क्रिमिनल केसों में अगर भले किसी की कंसेंट ले रहे हैं, वहाँ पर अगर आप सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, या प्रीवियस उसके आप जैसे कोई प्रोस्टिट्यूट है उसे ये साबित करेंगे कि ये प्रोस्टिट्यूट है, तो ये घटना इसकी उससे कंसेंट की हुई है नहीं हुई, तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर को इरेलीवेंट होगी। और अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया सेक्शन 3 से लेकर 50 तक की रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की क्या क्या जो सबूत होंगे, क्या वो मतलब जो भी आप एविडेंस देंगे वो उनकी रेलेवेंसी क्या होगी। अब तीसरा जो है ऑन जो चैप्टर 3 है आपका, वो है फैक्ट विच नॉट बी प्रूव्ड। तो सेक्शन 51 यहाँ से बोलता है, पार्ट 3 है कि क्या बोलते हैं वो फैक्ट। अब यह है कि ऑन हम पहुँच गए हैं ऑन प्रूफ पे, जो पार्ट 3 है इसका, कि प्रूफ क्या चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें करनी है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा, कौन सी पार्टी करेगी,
तो सेक्शन 51 हमें बताता है कि फैक्ट जुडिशरी, वो फैक्ट जो जुडिशरी नोटिसेबल हैं, जिनको जुडिशरी द्वारा नोटिफाई या नोटिस किया गया है, वो चीज़ें आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 53 हमें बताता है कि फैक्ट एडमिटेड नॉट, और सेक्शन 51 तो बताता है कि जो भी जुडिशरी द्वारा नोटिसेबल चीज़ है, जैसे कोई नोटिस हुआ, कोई गैजेट हो गया, कोई भी एडवर्टाइज, किसी प्रकार का कुछ भी चीज़ जैसे पब्लिश होता है, तो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी नोटिसेबल है। 53 बताता है वो फैक्ट जो ऑलरेडी एडमिट कर दिए गए हैं उनको भी आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया सेक्शन 51, 53, ठीक है। और अगर हम ये जो चैप्टर 3 है, इसमें ये 51, 52, 53 इतने सेक्शन थे। और चैप्टर 4 जो हम बात करते हैं ओरल एविडेंस की, कि ओरल एविडेंस क्या है, वो बात करता है सेक्शन 54 और 55। सेक्शन 54 और 55 बात करता है ओरल एविडेंस किसको बोलते हैं। ओरल एविडेंस जो होते हैं वो डायरेक्ट होने चाहिए आपके, और जो ओरल एविडेंस होने चाहिए वो आपके सेंस के द्वारा फील होने चाहिए, फील बाय सेंसेस, नॉट हियर से, और ये सुने हुए नहीं होने चाहिए, तभी ये ओरल एविडेंस कहलाएंगे, और ये रेलिवेंट होते हैं 54, 55 के अंदर। और चैप्टर नंबर 5 बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की, कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या है। 56, 57, 58 हमें बताता है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सेक्शन 56 बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ये आपके प्राइमरी भी हो सकते हैं और सेकेंडरी भी हो सकते हैं। सेक्शन 57 बोलता है कि जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है इसकी परिभाषा क्या क्या है। सेक्शन 58 हमें बता रहा है कि जो सेकेंडरी एविडेंस है ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होगी, जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी, दूसरा कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस से करी हुई फोटोकॉपी, तीसरा हो गया आपका जो भी काउंटर पार्ट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें सेकेंडरी एविडेंस में आएगी। सेक्शन 59 बोलता है कि प्रूफ प्राइमरी एविडेंस होगा, और सेक्शन की जो प्रूफ होगा और जो उसकी जो प्रूफ होगा वो प्राइमरी एविडेंस कि कैसे होगा। और सेक्शन 60 बताता है कि सेकेंडरी जो सेकेंडरी एविडेंस है वो कैसे होगा। अगर सेकेंडरी एविडेंस कब प्रस्तुत होगा, जब आपने ये कहा कि कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है वो दूसरी पार्टी के पोजीशन में है और वो प्रस्तुत करना है। अगर वो नहीं कर रही है तो आप सेकेंडरी एविडेंस यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। जब लीगली बाउंड होते हैं तो तब आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तीसरा, जब आप एडमिट कर देते हैं हैंड राइटिंग में कि हाँ इसको कर दिया जाए, प्रस्तुत कर दिया जाए, तो यहाँ पर भी आप सेकेंडरी एविडेंस कर सकते हैं। सेकेंडरी एविडेंस आप तब भी प्रस्तुत कर सकते हैं जब आपका प्राइमरी एविडेंस खो गया। जैसे कोई रिपोर्ट, कोई रिजल्ट है, अगर मान लिया जाए रिजल्ट है इस स्कूल का, अगर वो लॉस्ट हो गया, डैमेज हो गया, जल गया, या कुछ भी हो गया, तो तब मैं उसकी फोटोकॉपी एज एन सेकेंडरी एविडेंस इस्तेमाल कर सकता हूँ। या वो चीज़ें अगर प्राइमरी एविडेंस जो है मूवेबल नहीं है ना, नॉट इजीली मूवेबल है, तो वहाँ पर सेकेंडरी एविडेंस इस्तेमाल करा जा सकता है। पब्लिक डॉक्यूमेंट जो आपका है उसका जो मान ला कोई गजट है उसकी फोटोकॉपी निकाल दी, तो क्या वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं है? वो है, तो वो भी प्रस्तुत किया जा सकता है। 61 हमें बताता है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड क्या क्या है। 63 हमें बताता है कि एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की क्या क्या होती है। अब हम बात करते हैं प्रिजम्पशन की। देखिए, अगर कोई भी रिकॉर्ड 30 साल से पुराना है, कोई भी रिकॉर्ड 30 साल से पुराना है, तो हम वहाँ पे मान लेंगे कि जो चीज़ें जिसके पोजीशन में है वो उसी की है, ठीक है, कोर्ट मान सकता है। और जो कहेगा नहीं नहीं इसमें ये नहीं है, ये मेरा है, तो जो कह रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। जो हम अभी अगर बात करेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ तो अब इसके बाद है, लेकिन हम बात करते हैं प्रिजम्पशन पे। प्रिजम्पशन जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट और दूसरा होता है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो उसमें डिस्क्रिशन हो सकता है और वो रिबूटेबल भी हो सकता है, और उसमें मे प्रिज्यूम भी हो सकता है। और जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो रिबूटेबल भी हो सकता है और कंक्लूसिव प्रूफ भी हो सकता है। कंक्लूसिव प्रूफ जिसमें आपको जो बस प्रूफ है जिसमें आपको कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि सेक्शन 35 और सेक्शन 116 के अंदर वो है। और जो रिबूटेबल होता है वो शैल प्रिज्यूम में आएगा, और जो कंक्लूसिव प्रूफ होगा वो इररिबूटेबल में आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 6 की। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, हम अभी बात करते हैं, कोई भी आपका डॉक्यूमेंट है वो 30 ईयर्स ओल्ड है तो वो रेलेवेंट होगा। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट 5 ईयर्स ओल्ड है, जैसे व्हाट्सएप चैट की कन्वर्सेशन होगी 5 साल से
वो है तो वो भी रेलेवेंट होगी, 5 ईयर ओल्ड है तो। चैप्टर 6 बात करता है, हमें बताता है कि एक्सक्लूजन एविडेंस किसको बोलते हैं। एक्सक्लूजन एविडेंस बाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कब कब होता है। जो एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सेक्शन 94 हमें बताता है कि टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसमें क्या क्या, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या थी, क्या उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी था करना, या क्या बोलते हैं जो उसमें एम्बिग्विटी थी, जो उसमें दिक्कतें थी। जो जो एम्बिग्विटी होती है एक्चुअली में ये भी दो प्रकार की है, एक है पेटेंट एम्बिग्विटी और दूसरा है लेटेंट एम्बिग्विटी। पेटेंट एम्बिग्विटी वो है जिसमें कोई भी एविडेंस अलाउड नहीं होते हैं, और जो लेटेंट एम्बिग्विटी होती है इसमें आपका एविडेंस अलाउड होते हैं। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और टू अमेंड एम्बिगुअस डॉक्यूमेंट्स, ये है। और चैप्टर नंबर 6 जो है वो अप्लाई नहीं होता है इंडियन सक्सेशन एक्ट पे। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 7 की बात करेंगे, वो है बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ बताता है हमें धारा 104 बताती है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो कभी शिफ्ट नहीं होता है, लेकिन जो धारा 105 है वो हमें बताती है ओनर्स ऑफ प्रूफ क्या है। ओनर्स ऑफ प्रूफ जो होता है हमेशा शिफ्ट होता है, ठीक है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो 106 से लेकर 120 तक इसके एक्सेप्शंस हैं, इसमें एक्सेप्शन भी है। सेक्शन 106 बोलता है कि कोई अगर पार्टिकुलर फैक्ट है तो यहाँ पर कोई अगर कोई, तो हम उससे ये बात जिसको मालूम होगा तो हम उस पे उससे ये चीज़ें पूछ सकते हैं। 107 हो गया फैक्ट प्रूव्ड एविडेंस एडमिटेड डाइंग डिक्लेरेशन कॉपी दैट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर जैसे कि कोई फैक्ट प्रूव्ड हो गया तो जैसे कोई फैक्ट प्रूफ हो गया और उसके बाद एविडेंस भी हमको मिल गया तो वो भी सब सारा का सारा रेलेवेंट होगा। 109 बोलता है कि अगर नॉलेज में था तो उसके बाद हम उसको उससे भी क्या बोलते हैं उसको, अगर नॉलेज में अगर उसके किसी सेक्शन 9 धारा 109 बोलती है कि अगर नॉलेज में था तो हम उसको भी क्या बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ उसके बाद चले जाएगा जिसने वो चीज़ें देखी होगी। 109 109 बर्डन ऑफ प्रूविंग फैक्ट स्पेशली विद इन नॉलेज, मतलब व्हेन एनी फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ एनी पर्सन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। अगर किसी आदमी को नॉलेज होगी इस चीज़ ने देखा होगा तो उसका भी जो है तो वो भी उसका स्टेटमेंट भी प्रूफ का काम कर सकता है। ए इज चार्ज विद ट्रैवलिंग ऑन अ रेलवे विदाउट अ टिकट द बटन ऑफ प्रूविंग दैट ही हैड अ टिकट। अगर ए पे चार्जेस लगे हैं कि भाई तू रेलवे उसमें रेलवे में ट्रैवल कर रहा है, तो टीटी आके जब उससे बोलेगा ला भाई टिकट दिखा, तो वो ये नहीं कहेगा उस वक्त कि नहीं नहीं मेरे पास टिकट ये नहीं है वो नहीं है। तो जो टिकट है तो जो उससे प्रूफ करना है कि मेरे पास जो है टिकट है, ये इसका जो भार है वो टीटी पे नहीं रहेगा, उस सामने वाले पे रहेगा, ए पे रहेगा। ठीक है ना, ये बटन ऑफ प्रूफ है 109 का। उसके बाद 110 पे है प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ। और प्रिजम्पशन ऑफ लाइफ, अगर किसी भी व्यक्ति को 30 साल तक देखा गया है तो हमें मान लेंगे कि अभी वो लाइव है। और 100 मतलब जो उसके लाइफ का प्रिजम्पशन है हमें बोलेंगे कि अभी इसकी डेथ अभी अलाइव है। सेक्शन 110 बोलता है बटन ऑफ प्रूफ दैट ऑफ पर्सनल नोन टू हैव बीन अलाइव विद इन 30 ईयर्स। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर अ मैन इज अलाइव और डेड, जब ये प्रश्न उठाया जाएगा कि कोई व्यक्ति जीवित है या उसकी मृत्यु हो गई है, एंड इट इज शोन दैट ही इज अलाइव विद इन 30 और इसे देखा गया है 30 साल तक, ये मतलब 30 साल के अंदर उसे देखा गया है, तो वह व्यक्ति जो ये कह रहा है कि इसकी मृत्यु हो गई है, जो बर्डन ऑफ प्रूफ है जिसने ये कहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है, उसको ये साबित करना पड़ेगा कि इसकी मृत्यु हो गई है। और 111 है बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट पर्सन इज अलाइव हु हैज नॉट बीन हर्ड फॉर 7%, कि अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक नहीं देखा गया है तो ये तो इस चीज़ को बताना कि उसकी मृत्यु हो गई है, ये इसका जो प्रूफ है, इसका जो बर्डन है वो उस पर होगा जो ये कह रहा है कि इसकी मृत्यु अब हो गई है। अगर कभी भी सेक्शन 110 और सेक्शन 111 में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमेशा सेक्शन 111 जो है वो प्रिवेल करेगा सेक्शन 110 के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन 112 बात करता है रिलेशनशिप की। सेक्शन 112 बताता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ एज सो डायरेक्टली इन द केस ऑफ पार्टनर लैंडलॉर्ड टेनेंट प्रिंसिपल एजेंट। जो हैवी पार्टी होगी जैसे पार्टनर्स हो गए, किसी कंपनी के पार्टनर्स हो गए, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिश्ता हो गया,
तो जो प्रूफ करने की बारी आएगी वो जो डोमिनेंट अथॉरिटी होगी हमेशा वो ये प्रूफ उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है शिफ्ट होगा। ठीक है। 113 बताता है ओनरशिप की जो है ओनरशिप इज़ द 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ, हमको ये मालूम है। 114 हमें बताता है कि एक्टिव की क्या बोलते हैं एक्टिव कॉन्फिडेंस क्या होता है। और एक्टिव कॉन्फिडेंस मतलब फिर ये फिड्यूशरी कॉन्फिडेंस, ठीक है ना। ठीक है। अगर ए ने जैसे ए और बी है ना, ए और बी है, मान लिया जाए बी जो है नौकर है और ए मालिक है। ए ने बी को किसी काम के लिए पैसे चाहिए थे बी को, तो उसने पैसे दिए और बदले में बी ने ए को अपना मकान गिरवी रख दिया। तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो ए के ऊपर शिफ्ट होगा कि वो ये बताएगा कि जो ये हमने जो ये पैसे दिए गए थे ये मतलब, और जो ये डील हुई थी ये गुड फेथ में हुई थी। ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप जो है एक्टिव कॉन्फिडेंस की बात करता है और सेक्शन 114 वो ये करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें ऊपर अथॉरिटी के पास चले जाएगा। प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेट ऑफ चाइल्ड, ये भी है कि प्रिजम्पशन ऑफ हम क्या प्रिज्यूम कर लेंगे कि अगर ए और बी की शादी हुई सी उसमें से बच्चा हुआ तो ये बच्चा जो है ए और बी का होगा। प्रिजम्पशन हमने कर लिया। अगर 280 दिन के बाद होता है तो फिर ये प्रिजम्पशन करना स्वाभाविक नहीं है, या अगर एक्सेस में नहीं हस्बैंड तो स्वाभाविक नहीं है। ये है। 117 बताता है प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड। अगर कोई भी महिला की मृत्यु जिसकी शादी हुई है 7 साल के भीतर हो जाती है तो ये प्रिजम्पशन तो ये मान लिया जाएगा कि ये कोर्ट में प्रिज्यूम कर सकती है कि इसका जो दावरी दत्त का जो केस है इसमें मतलब ये सारी चीज़ें कि जो घटना हुई है वो यहाँ से हुई है। ठीक है। तो वहाँ पर को जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो जाएगा ससुराल वालों पे, करो प्रूफ। ठीक है। 118 वही कहती है प्रिजम्पशन ऑफ डाउरी दैट सेल्फ प्रिज्यूम सेक्शन 80 BNS भारतीय न्यायिक संहिता के अंदर, जैसे कि उसका अननेचुरल डेथ हो जाना, जल की मृत्यु हो जाना, इंजरी हो जाना, कब 7 साल के भीतर। ठीक है ना। और इसमें इतना तो है नहीं कुछ। और 119 में है कोर्स ऑफ बिजनेस। कोर्स ऑफ बिजनेस से प्रूव कर लिया जाएगा कि अगर कोई कोर्स ऑफ यहाँ से हमने डाक लिख के भेज दी तो हम ये मान लेंगे कि वहाँ डाक मिल गई होगी, तो ये कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा ये भी। 120 में है प्रिजम्पशन इन केस ऑफ रेप। ठीक है। तो यहाँ पर को मे प्रिज्यूम नहीं आएगा, यहाँ पर को शैल प्रिज्यूम, यहाँ पर को उसे प्रिज्यूम करेगा। ठीक है ना। 120 में 121, 122, 123 चैप्टर 8 के बारे में बताता है। चैप्टर नंबर 8 में 3 ही है। चैप्टर नंबर 8 संबंधित है स्टॉपल से, कि स्टॉपल जो है स्टॉपल बाय कंडक्ट है, एक स्टॉपल बाय रिकॉर्ड है। जो कंडक्ट है वो 121 में है और जो रिकॉर्ड है वो है किसमें, रिकॉर्ड में मतलब जो आपका पहले से होता है 11 और 34 का रेस जूडी काटा वाला सीन। स्टॉपल मतलब स्टॉप, रोक देना उस चीज़ को, मतलब उसके फिर वो स्टॉपल बाय कंडक्ट। ठीक है। ए और बी की शादी है, सी अगर बच्चा हुआ है तो ऑब्वियसली बच्चा ए का होगा। वहाँ पर कोई जेड आके नहीं बोलेगा मेरा है, तो जो माना जाएगा वो ए और बी का ही माना जाएगा। चैप्टर नंबर 9 बात करता है विटनेस पे, गवाह क्या है, गवाह कौन हो सकते हैं। ये सेक्शन 124 बताता है कि कौन हो सकते हैं, क्या वो चाइल्ड हो सकता है या चाइल्ड ओवर एज है, या क्या बोलते हैं इसको टेस्टिफाई कौन कौन कर सकता है। और विक्टिम ऑफ जो रेप विक्टिम है वो भी इसको टेस्टिफाई कर सकता है। और रिलेटिव विटनेस भी कर सकता है। बिल्कुल ए और बी अगर मान लिया जाए कुछ रिलेशन में आते हैं, अगर ए की डेथ होती है तो क्या बी तो विटनेस गवाही देगा वहाँ पर, तो बी कुल मिला के रिलेटिव विटनेस भी टेस्टिफाई कर सकता है। और डेकॉय विटनेस कर सकता है। डेकॉय विटनेस मतलब छुपा हुआ। और कि कौन विटनेस टेस्टिफाई गवाही कौन दे सकता है। 125 बताता है डम्ब विटनेस जो सुनता नहीं है, अगर डम्ब विटनेस जो सुनता नहीं है अगर जो, तो वो राइटिंग में देगा, उसके लिए एक ट्रांसलेटर होगा और जो प्रोसीडिंग होगी वो वीडियोग्राफी में होगी। और 128 जो चैप्टर नंबर 9 का है सेक्शन धारा 126 और 128 बताती है कि हस्बैंड और वाइफ जो होते हैं कॉम्पिटेंट विटनेस हैं, बिल्कुल है। और 128 जो है नॉट कंपेल्ड ड्यूरिंग मैरिज पे ये लागू नहीं होती, जनरल रूल है। 133 134 एडवोकेट्स के लिए है, लीगल एडवाइज़र के लिए है कि जो क्लाइंट अगर कोई भी चीज़ आपको बताता है तो आप उसे डू नॉट डिस्क्लोज टू एनीवन।
139 बताता है कितने विटनेस होने चाहिए, कितने विटनेस हो सकते हैं। तो कोई पार्टिकुलर विटनेस रिक्वायर्ड नहीं है, कितने भी विटनेस हो सकते हैं प्रोसीडिंग, मतलब उसमें केस में। चैप्टर नंबर 10 बताता है कि अब जो विटनेस है उनका एग्जामिनेशन किस प्रकार होगा। देखिए 140 सेक्शन जो हमें बताता है, धारा 140 वो सीपीसी सीआरपीसी वे ऑफ एग्जामिनेशन से वैसे होगा। 142 बताता है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कैसे होता है, गवाहों का एग्जामिनेशन कैसे होता है। एग्जामिनेशन इन चीफ के द्वारा होता है, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और री एग्जामिनेशन होता है विटनेस उसका। 146 हमें बताती है कि लीडिंग क्वेश्चन क्या क्या है, जिसका आंसर हाँ या ना में होता है, वो लीडिंग क्वेश्चन हो गए। लेकिन चीफ और री एग्जामिनेशन में लीडिंग क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ठीक है। और सेक्शन 146 ये हो गया। और उसके बाद चैप्टर 10 ये हो गया। चैप्टर नंबर 11 हमें बताता है कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कैसे जो प्रोड्यूस होंगे कोर्ट में, कि कोर्ट अब चाहे तो बुला सकता है और कैसे बुलाएगा। और चैप्टर नंबर 12 जो हो गया वो हो गया रिपील एंड सेविंग, एक धारा 170। तो धारा 170 हमें लास्ट में ये बताती है कि जो ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसको जो है रिप्लेस किया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट द्वारा। 180 का 170 का पहला, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज हेयर बाई रिपील्ड, ठीक है। तो ये मोटी मोटी जानकारी थी जिसमें हमने ये देखा कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है ये हमें क्या क्या चीज़ें बता रहा है, क्या क्या चीज़ें समझाता है कि क्या चीज़ें प्रस्तुत करनी पड़ती है, क्या जो चीज़ें रेलेवेंट है वो प्रस्तुत करनी पड़ती है, बर्डन ऑफ प्रूफ किसकी ओर होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ओरल एविडेंस क्या होता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्या क्या हो सकते हैं, और विटनेस क्या है, विटनेस कितने बन सकते हैं, और विटनेस का एग्जामिनेशन किस किस प्रकार से हो सकता है, और बर्डन ऑफ प्रूफ हमने देखा, और हमने कन्फेशन डिस्कस करा, एडमिशन थोड़ा थोड़ा डिस्कस करा। सामान्य बेसिक जानकारी के लिए मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। तो ये देखा हमने कि, और ये 170 सेक्शंस है इसमें करके, टोटल 4 भागों में 12 चैप्टर्स में एक शेड्यूल है। तो इतना ही आज के लिए, फिर थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।